नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 4 प्राकृतिक रेशे। अध्ययन बिंदु, रेशों का वर्गीकरण, पादप रेशे, रुई, जूट, मूंज, सूती धागों की कताई बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई, जांतव रेशे, ऊन, रेशम, हमारे परिधान। हमारे घरों में काम आने वाले वस्त्र, कंबल, चादर, पर्दे आदि को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। क्या आप इन कपड़ों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आओ जानकारी करें। रेशों का वर्गीकरण। गतिविधि 1। अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। दुकान में बचे कपड़े की कतरन को एकत्रित कीजिए। प्रत्येक कपड़े की कतरन को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। इसमें आप दुकानदार की सहायता ले सकते हैं। कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी व संश्लेषित के लेबल लगाइए। एकत्रित किए गए कपड़ों के कतरन में से कोई ढीला धागा या रेशा खींचिए। ये धागे या रेशे किससे बनते हैं? आओ जानकारी करें। वे रेशे जो पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे ऊन, कपास, पटसन, मूंज, रेशम आदि। वे रेशे जो मानव के द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे रेयॉन, डेक्रोन, नायलॉन आदि। पादप रेशे। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। ये जब पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो टूट जाते हैं और कपास तंतुओं से ढका बिनौला कपास बीज दिखाई देता है। इस समय यदि कपास के खेतों को देखा जाए तो यह इतना सफ़ेद दिखाई देता है जैसे इसे हिम ने ढक लिया हो। कपास बीजों से रुई प्राप्त करना। सर्वप्रथम हस्त चयन प्रक्रिया द्वारा फलों से कपास के फलों को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात कंकतन द्वारा कपास को बीजों से पृथक करते हैं, जिसे कपास ऊटना कहते हैं। हमें कपास के फल से रुई प्राप्त होती है। आजकल रुई प्राप्त करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जूट, पटसन। जूट तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पटसन पादप को इसकी पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। फिर इनके तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे ये गल जाते हैं। इन तनों से पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तुएं बनाने से पहले धागों में परिवर्तित करते हैं। जूट से पायदान, चटाई, बैग आदि बनाए जाते हैं। मूंज। यह मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। इस पादप की वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मूंजा कहते हैं। यह एक बीजपत्री पादप है। यह सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जिलों में पाया जाता है। मूंज के सरकंडों का उपयोग झोंपड़े, परंपरागत फर्नीचर, मुड्डे, टेबल, सीरकी एवं इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में किया जाता है। इसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का भी निर्माण होता है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सियां एवं सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में मूंज आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त हो रही है। सूती धागे की कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग होता है। तंतुओं को धागे में कैसे परिवर्तित करते हैं? आओ प्रयोग करें। गतिविधि 2। आप थोड़ी सी रुई लीजिए और फिर धीरे धीरे इसके रेशों को लंबाई में खींचते हुए ऐंठते रहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक के लिए बत्तियां बनाते हैं। आप देखेंगे कि एक लंबे पतले तंतु या धागे का निर्माण होने लगता है।
कताई पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से धीरे धीरे रेशों को खींचते हैं और साथ साथ उन्हें ऐंठते रहते हैं, जिससे तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बनने लगता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, तकली तथा एक अन्य युक्ति चरखे का उपयोग किया जाता है। बुनाई धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई द्वारा किया जाता है। बुनाई वीविंग व नीटिंग द्वारा की जाती है। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की क्रिया को वीविंग कहते हैं। वस्त्रों की वीविंग हेतु करघों का उपयोग किया जाता है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया को नीटिंग कहते हैं। नीटिंग हाथों तथा मशीनों के द्वारा की जाती है। वस्त्रों की रंगाई अपने आसपास के किसी गांव या शहर में तालाब अथवा नदी के किनारे रंग बिरंगे कपड़े सूखते देखे होंगे। इन वस्त्रों पर रंग कैसे चढ़ाया जाता है? क्या सभी प्रकार के वस्त्रों को एक ही प्रकार से रंगा जाता है? सूती कपड़े पर रंग पक्का करने हेतु क्या मिलाते हैं? एक ही कपड़े पर एक से अधिक रंग चढ़ाने हेतु रंगरेज क्या करता है? कपड़े पर छपाई किस शैली में की जाती है? सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लिए जाते हैं। जिस रंग से वस्त्रों की रंगाई की जानी है, उस रंग को थोड़े ठंडे पानी में घोल लेते हैं। घोले गए रंग को गर्म पानी में डाल देते हैं और थोड़ा नमक मिलाकर डंडे से अच्छी तरह हिलाते हैं। अब इसमें वस्त्र को डालते हैं। डंडे की सहायता से 5-10 मिनट तक ऊपर नीचे करते हैं। अब पानी को ठंडा होने तक वस्त्र को रंग में भीगने देते हैं। तत्पश्चात वस्त्र को बाहर निकालकर पानी निचोड़कर छायादार स्थान पर सुखा देते हैं। सूखने के बाद प्रेस कर लेते हैं। यह भी जाने बंधेज राजस्थान व गुजरात राज्य में बंधेज के वस्त्र प्रचलित हैं। बंधेज द्वारा कपड़े पर आकर्षक डिज़ाइन बनाई जा सकती है। यह कार्य एक लघु उद्योग की तरह कम खर्च में अधिक धन कमाने में सहयोगी बन सकता है। इसके द्वारा रुमाल, स्कार्फ, साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, चुन्नी, चादर, पर्दे, कुशन आदि तैयार किए जाते हैं। बंधेज में रंगाई करने से पूर्व डिज़ाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है। तत्पश्चात उसे रंगा जाता है। जिस स्थान पर वस्त्र को बांधा जाता है वहाँ रंग नहीं चढ़ता है। शेष पूरा वस्त्र रंगीन हो जाता है। यदि 2 या 3 रंगों में बंधेज बनाना हो, जैसे कुछ स्थान पर सफ़ेद, कुछ स्थान पर पीला व कुछ स्थान पर लाल रखना हो, तो बंधेज को हमेशा हल्के रंग से गहरे रंगों की ओर बढ़ाते हैं। हर बार अलग अलग रंग में रंगने के पश्चात वस्त्र को छाया में सुखाना पड़ता है तथा पुनः बांधकर रखना पड़ता है। अंतिम रंग रंगने के बाद वस्त्र को अच्छी तरह सूखने देते हैं। सूखने के बाद गांठें खोल देते हैं। गांठें खोलते समय धागे को जोर से नहीं खींचना चाहिए। बंधेज के वस्त्र पर हल्की गर्म इस्त्री करते हैं। इस प्रकार बंधेज का वस्त्र तैयार किया जाता है। गतिविधि 3। सफ़ेद सूती रुमाल लेकर उसके अलग अलग स्थानों पर मूंग के दाने धागे से बांध दीजिए। अब इसे किसी रंग से रंग कर सुखा दीजिए। धागों को खोलकर बंधेज देखिए। वस्त्रों पर छपाई प्रिंटिंग राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप सांगानेर जयपुर में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़ आदि की भी छपाई कला में अपनी अलग पहचान है। इन सभी स्थानों पर ठप्पे द्वारा छपाई की जाती है। रंगाई व छपाई के लिए सफ़ेद कपड़ों एवं सूती वस्त्र जैसे मलमल, लट्ठा तथा रेशमी वस्त्रों का ही प्रयोग होता है। वस्त्रों को छपाई करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण ठप्पा है।
इसे भात भी कहते हैं। ये लकड़ी तथा धातु के बने होते हैं। ठप्पे बनने के बाद इनको तिल्ली के तेल में रात भर डुबोकर रखा जाता है। सर्वप्रथम वस्त्रों की छपाई के लिए एक पात्र में रंग तैयार करते हैं। स्पंज को पानी से गीला करके अब तैयार रंग को स्पंज पर डालते हैं। इस ठप्पे को स्पंज पर रख देते हैं जिससे उसमें रंग चढ़ जाता है। ब्लॉक से कपड़े पर सही आकृति में तथा एक ही लाइन में छाप या ठप्पा लगाते हैं। इस प्रकार पूरे वस्त्र में या वस्त्र के किनारे पर ठप्पे लगाए जाते हैं। आजकल वस्त्रों की छपाई हेतु मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। सूती कपड़ा कपास के माध्यम से बनता है। सूती कपड़े के अंतर्गत हम लट्ठा, रूबिया, वायल, पॉपलिन, मलमल आदि को शामिल करते हैं। सूती वस्त्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूती वस्त्र ठंडा होता है। सूती वस्त्र नमी सोखता है। सूती वस्त्रों को रंगना आसान होता है। जांतव रेशे, एनिमल फाइबर्स, जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं, जैसे ऊन तथा रेशम। किन किन जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं और उन्हें किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी बनाया जाता है, आओ जानकारी करें। ऊन, भेड़, बकरी, ऊंट, याक, खरगोश आदि अनेक जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है जिससे शरीर गर्म रहता है। तंतु रूपी मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ऊन निर्माण की प्रक्रिया, उपरोक्त जंतुओं से प्राप्त बालों को किस प्रकार ऊन में परिवर्तित किया जाता है, आइए जानकारी करें। रेशों को ऊन में परिवर्तित करना। रेशों से ऊन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरा जाता है। पद 1, सर्वप्रथम भेड़ के शरीर से बालों को उतार लिया जाता है। इसे ऊन की कटाई कहते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः गर्मी के मौसम में की जाती है जिससे भेड़ों के शरीर पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना होने पर भी उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। पद 2, भेड़ों से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल आदि को हटाने की प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। इसके लिए इन बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोया जाता है। पद 3, विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग करना छटाई कहलाता है। बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे, जिन्हें बर कहते हैं, अलग कर लिया जाता है। फिर बालों को सुखा लेते हैं तथा पुनः अभिमार्जन कर उन्हें पुनः सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशे या ऊन को ही धागों के रूप में काता जाता है। पद 4, ऊन की विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है। पद 5, रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेटकर धागा बनाना रीलिंग कहलाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं। देश के कुछ भाग जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी या अंगोरा नस्ल की बकरियों से ऊन प्राप्त की जाती है। यह ऊन अधिक मुलायम होती है और इससे बनने वाले शॉलें पश्मीना शॉलें कहलाती हैं। हमारे देश के अनेक राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। इसके अतिरिक्त रेशम के धागे से वस्त्र या परिधान बनाए जाते हैं। आओ जानकारी करें। रेशम, सिल्क। रेशम प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट शहतूत के पौधे पर रहता है और इसकी पत्तियां खाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र, मादा कीट शहतूत के पौधों पर अंडे देती है। इन अंडों से इल्लियां या कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं। ये इल्लियां शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करती हैं। इनमें विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं।
यह ग्रंथि एक पदार्थ स्रावित करती है। इल्लियाँ इस पदार्थ से धागे सदृश संरचना बनाती हैं और अपने चारों ओर लपेट लेती हैं। इल्ली के चारों रेशम का धारा लिपट जाने से गोल संरचना बन जाती है, जिसे कृमि कोश या कोकून कहते हैं। कृमि कोश में इल्लियाँ प्यूपा अवस्था में बदल जाती हैं और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकून अवस्था को वयस्क कीट में परिवर्तित होने से पहले कोकूनों को धूप में या गर्म पानी में अथवा भाप में रखा जाता है। इससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। फिर इन रेशों की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इसके बाद बुनकरों द्वारा इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। हमारे देश का 90% रेशम उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। चीन सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। रेशमी वस्त्रों की विशेषताएं। रेशमी वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती हैं। रेशमी वस्त्र चमकीले व आकर्षक होते हैं। रेशमी वस्त्र वजन में हल्के होते हैं। हमारे परिधान। कपास, रेशम, ऊन के रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग राजस्थानी पोशाक के रूप में किया जाता है। त्योहार, वैवाहिक समारोह एवं अन्य उत्सवों के समय महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा पहने गए परिधान मन को मोह लेते हैं। महिलाओं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले मुख्य परिधान चुनरी, धोती, कुर्ता, साफा, राजस्थानी पोशाक आदि हैं। आपने क्या सीखा? वस्त्र धागों से बनाए जाते हैं। धागों को तंतुओं से बनाया जाता है। रेशों को प्राप्ति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राकृतिक, संश्लेषित या कृत्रिम, मानव निर्मित। प्राकृतिक तंतुओं को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: पादप तंतु और जांतव तंतु। रुई, कपास, पटसन, जूट और मूंज जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन और रेशम जैसे तंतु जांतव से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों से वस्त्र निर्माण की विधि बुनाई है। ऊन का निर्माण भेड़ के बालों से तथा रेशम का निर्माण रेशम कीट से होता है। अब है अभ्यास प्रश्न। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।